हेलो फ्रेंड्स। आज हम कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पहले ही बता दूं कि वीडियो का कंटेंट जरूर इंग्लिश में है, लेकिन इसकी लैंग्वेज एकदम सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। साथ ही अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब क्योंकि हम मोरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है जानना कि मोरल डेवलपमेंट होता क्या है। मोरल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल डेवलप द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मोरल डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसके जरिए इंसान सही और गलत का फर्क समझता है। अब क्योंकि मोरालिटी वो है जब हम सही और गलत में फर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सभी लोगों में एक जैसी होती है? किस तरह हम इसको सीखते सीखते बेहतर करते जाते हैं? जो हमारी समझ सही और गलत के लिए 10 साल की उम्र में थी, आज जब हम बढ़ती उम्र के साथ जी रहे हैं, अपनी जिंदगी अपने एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, हमारी मोरालिटी हमारी समझ सही गलत को लेकर बदल चुकी है। यही हमारा मोरल डेवलपमेंट कहलाता है बेसिकली, आसान भाषा में। अब मोरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग लॉरेंस कोलबर्ग के दिमाग में कई तरह के सवाल थे, जैसे हाउ डू पीपल डेवलप मोरालिटी? लोगों में मोरालिटी कैसे डेवलप होती है? डू ऑल किड्स डेवलप मोरालिटी इन सिमिलर वेज? क्या सभी बच्चों में मोरालिटी का जो डेवलपमेंट है वो सेम वेज में हो रहा है? जैसे अगर आप पियाजे की थ्योरी देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो बच्चे का दिमाग का विकास हो रहा है वो सभी स्टेजेस से गुजरने के बाद ही होता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा स्टेज 1 से सीधा स्टेज 3 या स्टेज 4 पर जंप कर जाए। तो कोलबर्ग भी ये जानना चाहते थे कि जब मोरल डेवलपमेंट होता है तो उस वक्त भी जो डेवलपमेंट है वो सभी बच्चों में सेम वेज में हो रहा है, क्या इसकी कोई स्टेजेस या सब स्टेजेस होती हैं? साथ ही डू पेरेंटल और सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस प्ले अ ग्रेटर रोल इन मोरल डेवलपमेंट? यानी पेरेंट्स और सोसाइटी का भी क्या कोई इन्फ्लुएंस होता है मोरल डेवलपमेंट पे या नहीं होता है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए लॉरेंस कोलबर्ग ने एक स्टडी कंडक्ट की, जिसको मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब कोलबर्ग ने इस थ्योरी को कैसे डेवलप किया? तो देखिए, इस थ्योरी के कोलबर्ग ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की थी, यानी एक फॉल्स सिचुएशन, एक झूठी सिचुएशन बनाई, जिसके बेसिस पर उन्होंने सवाल किया अपने अलग अलग स्टडी के जो बच्चे थे उनसे, जिन पर वो स्टडी करना चाहते थे, ताकि वो ये समझ सके कि जब अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे इस सिचुएशन को देखेंगे और समझेंगे तब उनके क्या रिस्पॉन्सेज होंगे, क्या उनके सही और गलत की सोच में कोई फर्क आएंगे। और इन्हीं फिर सारे जो रिजल्ट्स थे, जिन कंक्लूजन्स थे, उन्हीं को नोट करने के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। अब ये सिचुएशन क्या थी? इसमें हिंस नाम का एक इंसान था। हिंस नाम का जो बंदा है ये बहुत गरीब है, इसकी वाइफ बहुत परेशान है, बहुत बीमार है। इस सिचुएशन में ये चाहते कि किसी तरह ये इसको ठीक कर ले। इसको किसी ऐसी दवाई की जरूरत है जो बहुत महंगी है, जिसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इस वक्त हिंस। उसके पास कुछ ही पैसे हैं। ड्रग स्टोर पर जाने के बाद जब वो उसकी कीमत पूछता है तो बहुत ज्यादा निकलती है। अब ऐसे में हिंस इस ड्रग स्टोर के मालिक को बोलता है कि वो कुछ पैसे हैं उसके पास, उन्हीं पैसों की वो दवाई दे दे, बाकी वो कर्ज के रूप में छोड़ दे, जिसको हिंस बाद में भी चुका सकता है। लेकिन ड्रग स्टोर वाला इस बात को नहीं मानता है। यहाँ पर हिंस इसको ये भी बताता है कि अगर मेरी दवाई ये टाइम से मेरी वाइफ के पास नहीं पहुंची तो मेरी वाइफ मर भी सकती है। लेकिन ड्रग स्टोर वाला इस बात पर भी कन्विंस नहीं होता है। ड्रग स्टोर वाले को कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ चाहिए कि उसे उसकी कीमत मिल जाए दवाई की, चाहे उसकी वाइफ मर रही हो या जी रही हो। लेकिन हिंस बहुत परेशान होता है। अब यहाँ पर उसके पर्स की हालत भी देखी जा सकती है, जिसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ऐसे में वो क्या करता है, इस ड्रग स्टोर के बंद होने का इंतजार करता है। जैसे ही ये ड्रग स्टोर बंद होता है, हिंस इसकी जो कांच होता है उसको तोड़कर दवाई को चुरा लेता है और अपनी वाइफ को दे देता है। अब यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं कि ड्रग स्टोर वाले ने गलत किया या सही किया। हिंस को ये कांच तोड़कर दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं? क्या इसकी जगह अगर कोई गैर इंसान होता, कोई स्ट्रेंजर होता, तो हिंस यही काम करता या नहीं करता? इसी तरह के जो सवाल होते हैं, यही सब सवाल हिंस ने उन स्टूडेंट से पूछे जो उसके स्टडी में शामिल। अब देखिए, हिंस ने लाकर दवाई अपनी वाइफ को दे दी है। अब ये सिचुएशन यहाँ पर एंड करके कोलबर्ग ने कुछ सवाल पूछे, जैसे शुड हिंस हैव स्टोलन द ड्रग? क्या हिंस को दवाई चुरानी चाहिए थी? वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हिंस डिड नॉट लव हिज वाइफ? क्या कुछ बदल जाता अगर हिंस अपनी वाइफ को प्यार ही नहीं करता तो? यानी उसे इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये जी रही है या मर रही है, तब क्या हिंस का क्या रिएक्शन हो सकता था? वॉट इफ द पर्सन डाइंग वॉज अ स्ट्रेंजर? यानी क्या होता अगर ये हिंस की वाइफ ना होती, कोई अजनबी इंसान होता? वुड इट मेक एनी डिफरेंस? क्या इससे कोई फर्क पड़ता? शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर मर्डर इफ द वुमन डाइज? तो देखिए, यहाँ पर हिंस ने बोला था कि अगर ये दवाई उसकी वाइफ को टाइमली नहीं मिली तो उसकी वाइफ की डेथ भी हो सकती है, और ये तो कीमत से ज्यादा ही दे रहा था।
कुछ पैसे तो हिंस दे ही रहा था और बाकी वो कर्ज के रूप में मांग रहा था, कुछ पैसे वो कुछ समय बाद वो पैसे दे देता। तो क्या ऐसे सिचुएशन में अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती तो इस ड्रग स्टोर का जो ओनर है इसको क्रिमिनल बोल सकते हैं या इसको मर्डरर बोल सकते हैं? इस तरह के सवालों के जवाब के लिए कोलबर्ग को रिएक्शंस चाहिए थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, जिनको उन्होंने नोट किया। अब आपको सिचुएशन देखने में ऐसा लग सकता है कि कोलबर्ग को ये जानने में इंटरेस्ट है कि हिंस की इसमें गलती है या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलबर्ग को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो हिंस सही था या गलत था। कोलबर्ग को इंटरेस्ट है कि जो भी एज ग्रुप के ये बच्चे हैं जिनको शामिल किया गया है उनकी थ्योरी की स्टडी के लिए, उनकी रीजनिंग क्या है, वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं। कोलबर्ग was not interested so much in the answer to whether Hinz was wrong or right, but in the reasoning for each participant's decision। यानी अगर उन्होंने हिंस को सही कहा तो उसका क्या रीजन था, गलत कहा तो उसका क्या रीजन था। He then classified their reasoning into the stages of his theory of moral development। इन्हीं सब रिस्पॉन्सेज को कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में डिफाइन किया, जिनके 3 लेवल्स और 6 सब स्टेजेस बताई थी। अब ये जो 2 सब स्टेजेस है स्टार्टिंग के, अवॉइडिंग पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट, ये प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आती है, जिसका जो एज ग्रुप है वो 3 से 7 साल का है। इस एज ग्रुप का जो बच्चा है वो प्री कन्वेंशनल लेवल में आता है। यहाँ पर मोरल रीजनिंग यानी सही और गलत बच्चा डिफाइन करता है इस बेसिस पर कि उसे पनिशमेंट ना मिले, साथ ही अगर उसका कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है किसी चीज से तो वो चीज सही है। सेकेंड लेवल पर कन्वेंशनल नाम है इसका, और इसका जो एज ग्रुप है वो 8 से 13 साल का है। यहाँ पर जो रीजनिंग बेस्ड है वो इस बात पर बेस्ड है कि बाहर की दुनिया किस चीज को सही और गलत कह रही है। जब हम थर्ड लेवल पर जाते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल, जो अडल्टहुड में आता है, यहाँ पर हमारे जो सही गलत की डेफिनेशन है वो हम अपनी समझ पर बनाते हैं। यहाँ पर हमें दुनिया की सोच से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन इस स्टेज तक आते आते जब हम अडल्टहुड को अपना लेते हैं तब हम अपने हिसाब से सही और गलत को डिफाइन करते हैं, दुनिया के हिसाब से कम ही डिफाइन करते हैं। हालांकि यहाँ पर कोलबर्ग ने कहा था कि बहुत कम परसेंटेज के ही ऐसे लोग होते हैं, 10 से 15% ही लोग ऐसे होते हैं जो पोस्ट कन्वेंशनल में सही और गलत की डेफिनेशन अपनी समझ से बनाते हैं। ज्यादातर लोगों की सही और गलत की डेफिनेशन वही है जिस तरह से वो दुनिया से सुनते आ रहे हैं या जिस चीज को दुनिया सही कह रही है। तो बहुत कम लोग इस सिचुएशन तक आ पाते हैं, लेकिन ये पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज है ये अडल्टहुड को शो करती है, जहां पर आइडियली जो हमारी सही और गलत की डेफिनेशन है वो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस बना रहे हैं, ना कि हमारा कोई डर बना रहा है और ना हमारी कोई बाहर की दुनिया बना रही है। अब हम एक एक करके इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, जो पहला लेवल है जिसको प्री कन्वेंशनल कहते हैं, इसमें 2 स्टेजेस आती हैं। स्टेज 1 में है अवॉइडिंग पनिशमेंट और स्टेज 2 में है सेल्फ इंटरेस्ट। स्टेज 1 में जब हम अवॉइडिंग पनिशमेंट कह रहे हैं तो हिंस वाली सिचुएशन को आप दिमाग में रखते हुए समझिए कि यहाँ पर इस वाली स्टेज के एज ग्रुप के बच्चे ने क्या कहा कि हिंस शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज स्टीलिंग इज इलीगल एंड ही कुड बी पनिश्ड। यहाँ एज ग्रुप के बच्चे कह रहे हैं कि हिंस को चुराना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चुराना चाहिए था? क्योंकि यहाँ के बच्चों का जो फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि उन्हें पनिशमेंट ना मिले, उन्हें अवॉइड करनी है पनिशमेंट। यहाँ पर उनकी जो मोरल रीजनिंग होती है वो बेस्ड होती है कि ये जो काम किया जा रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। उन्हें पता है कि क्योंकि अब हिंस ने चोरी की है तो अब उसे सजा होगी, जेल दे दी जाएगी, इसीलिए उसे नहीं चुराना चाहिए था। उनके लिए सही गलत कुछ नहीं है, उसकी वाइफ मर रही है जिंदा रह रही है कुछ मतलब नहीं है, ड्रग स्टोर वाले का नुकसान हुआ, उसकी प्रॉपर्टी टूट गई, उनको कोई मतलब नहीं है। उनकी समझ बस इस बात पर डिपेंड करती है कि क्योंकि अवॉइड करनी है उन्हें पनिशमेंट, इसीलिए हिंस को नहीं चुराना चाहिए था, वो जेल में चला जाएगा, उसे परेशानी होगी। जबकि जब वो सेकंड स्टेज पर आ जाते हैं, थोड़े और बड़े हो जाते हैं, तब उनका सेल्फ इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे वो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि चुराना नहीं चाहिए था हिंस को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंस का अपना कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं एक्शंस आर सीन इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स रादर देन मोरल वैल्यू। यहाँ पर उनके लिए मोरल वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर हिंस को कोई रिवॉर्ड मिल रहा है? तो रिवॉर्ड तो हिंस को कोई मिल नहीं रहा है, उल्टा उसको नुकसान भी हो सकता है, उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हिंस को यहाँ पर नहीं चुराना चाहिए था। रिस्पॉन्सेज दोनों ही सिचुएशन में नेगेटिव है, लेकिन क्यों नेगेटिव है? क्योंकि उनके ऊपर सोसाइटल जो थिंकिंग है वो ज्यादा डिपेंड करती है। और सोसाइटल थिंकिंग किस बेसिस पर? कि उन्हें पनिशमेंट ना मिले, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए नहीं चुराना चाहिए था। यहाँ पर नहीं चुराना चाहिए था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंस का कोई अपना फायदा नहीं हो रहा है। अब अगर मैं क्लासरूम सिचुएशन का इसका एक एग्जाम्पल दूं तो बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी बच्चे को कोई सामान मिला क्लास में,
किसी बच्चे को कोई कार फॉर एग्जांपल मिल गई जो उसे बहुत पसंद आ रही है, वो चाह रहा है इसको रखना, लेकिन वो रख नहीं रहा है। रखना ना रखने का रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि ये किसी और की कार है इसलिए वो नहीं रखेगा, नहीं, यहाँ पर उसे डर है कि उसे कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए, इसीलिए वो इस कार को नहीं रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे पनिशमेंट मिल सकती है किसी और की चीज रखने पर। दूसरी स्टेज तक आते आते बच्चा क्या करता है, वो यहाँ पर कार क्यों, अगर यहाँ पर किसी बच्चे को कोई कार मिल रही है, वो शेयर करेगा किस लिए, ताकि उसे ये समझ में आए जिसकी भी ये कार है, कि भाई उसकी जो, जिस बच्चे की ये कार खोई थी और जिसको मिली है उसने रिटर्न कर दिया इस उम्मीद में कि अब इस यहाँ पर उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, यहाँ पर हो सकता है उसको उस कार के साथ खेलने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर उसका सेल्फ इंटरेस्ट कुछ और है, वापस यहाँ पर भी करेगा बच्चा कार, वापस यहाँ भी करेगा, लेकिन यहाँ पर क्यों करेगा, उसे पनिशमेंट अवॉइड करनी है। यहाँ पर क्यों वापस कर रहा है वो कार को, ताकि जिसको वो अपनी कार वापस कर देगा जिसकी खोई थी, वो शायद अब उसे खिला भी ले। यहाँ पर सब कुछ सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है, जबकि यहाँ पर पनिशमेंट अवॉइड करने पर। फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में बच्चा कहेगा कि हिंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्यों, ताकि उसे पनिशमेंट ना मिले। और यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिंस का कोई अपना तो फायदा हो ही नहीं रहा है, ठीक तो उसकी वाइफ हो रही है। तो इस तरह से जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, यानी 8 से 9 साल तक का बच्चा इसी बेसिस पर सोचता है जब मोरालिटी की बात आती है, सही और गलत की बात आती है। अब देखिए, जब हम सेकंड लेवल पर आते हैं जिसको कन्वेंशनल कहते हैं, इसकी भी दो स्टेजेस हैं, आपको सभी लेवल्स के दो दो स्टेजेस मिलेंगी। कन्वेंशनल लेवल की फर्स्ट स्टेज है गुड बॉय और गुड गर्ल एटीट्यूड। गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड में क्या होता है कि गुड बिहेवियर इज अबाउट लिविंग अप टू सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड रूल। सोसाइटी आपसे जो एक्सपेक्ट करती है वही करना, ये यहाँ पर स्टेज का जो सेंटर होता है, इस स्टेज का बच्चे का दिमाग सिर्फ इतना ही कहता है कि सोसाइटी ने जो रूल बनाया है वो चेंज नहीं हो सकता, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है हमें हमेशा उसी को फॉलो करना है। यहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ प्रेज चाहता है ताकि उसे तारीफ मिले, सोसाइटी के रूल्स को वो फॉलो कर सके। अब देखिए, पिछली स्टेज में आपने देखा कि दोनों स्टेजेस के बच्चे ने बोला चोरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, पहली स्टेज का बच्चा बोल रहा है कि हिंस शुड स्टील द ड्रग बिकॉज एज अ गुड हस्बैंड ही इज एक्सपेक्टेड टू डू वट एवर ही कैन टू सेव हिज वाइफ। यहाँ का बच्चा कह रहा है कि अगर चोरी कर लिया तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा पति है, और अच्छा पति होने के नाते, वो अपनी पत्नी की जान बचाने के नाते, वो उसने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है, अगर चोरी कर ली तो कर लेने दो। जबकि जो फोर्थ स्टेज का बच्चा है वो कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिम्स शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज ही मस्ट अपहोल्ड द लॉ एंड मेंटेन सोसाइटल ऑर्डर। कि यहाँ पर सोसाइटल ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, चोरी करना गलत बात है, सोसाइटी ने बोला चोरी मत करो तो मत करो। यहाँ पर ये जो बेसिक डिफरेंस है इस स्टेज में आता है, जबकि लेवल एक ही है, कन्वेंशनल है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सोसाइटी में गुड बॉय या गुड गर्ल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसकी डेफिनेशन में क्या है, मोरल रीजनिंग कंसिडर सोसाइटल लॉज, सोसाइटल लॉज पर बेस्ड होती है यहाँ की रीजनिंग। इसका एक बहुत रिलेवेंट एग्जांपल आपको मिलेगा कि जो इस एज ग्रुप का बच्चा होता है ना, ये रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस दिखेगा आपको, जिसमें अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए बहुत सीरियस होना, बहुत पोजेसिव होना, बिल्कुल इस तरह से बिहेव करना जैसे ये उनके रियल लाइफ पार्टनर्स हैं, हस्बैंड और वाइफ की तरह रिएक्ट करना, क्योंकि उनका जो सेंटर है वो इसी बेसिस पर है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, वो तो यही है कि अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना चाहिए। उस वक्त बच्चा कुछ नहीं सोच रहा है कि मेरे को क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरे पार्टनर में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या इस इंसान में जो चीजें हैं वो मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या मैं इसको एक्चुअली पसंद करता हूँ या नहीं। यहाँ का बच्चा क्या सोचता है कि अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है उसे निभाना चाहिए उसकी सभी कमियों के साथ, तो यहाँ पर बच्चा उस चीज को पकड़कर काफी लंबे समय तक चलता है। ये सबसे ज्यादा रिलेवेंट एग्जाम्पल मेरे को लगता है हो सकता है जहां से आप समझ भी पाएंगे अच्छे से। यहाँ का जो मेन फोकस है वो है ही अच्छे एटीट्यूड के लिए, कि सिर्फ अच्छा एटीट्यूड होना है, आपको एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की बनना है, इसी चीज पर आपकी जो मोरालिटी है वो बेस्ड है। जबकि फोर्थ स्टेज में आप लॉ एंड ऑर्डर को फोकस में रखते हो कि जिस भी चीज से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है वो गलत है, अगर किसी की जान भी जा रही है तो चली जाए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी का नहीं बिगड़ना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के बाहर आप कुछ भी नहीं सोचते हो। क्योंकि जैसा मैंने बहुत शुरू में ही बताया था कि जो इस लेवल की जो रीजनिंग है
वो बाहर की दुनिया आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है या बाहर की दुनिया क्या चाह रही है, उसी के बेसिस पे बनता है। सोसाइटी ने जो बोला सही तो सही। इस एज ग्रुप का जो बच्चा है वो रूल्स को जल्दी चेंज नहीं करता, मॉडिफाई नहीं करता। जैसे ही बच्चा एडोलेसेंस से ऊपर चला जाता है तब वो जिस तरह के गेम्स में या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, कहीं कहीं वो मॉडिफाई कर लेता है। लेकिन इस एज ग्रुप के बच्चे को अगर आपने बोला लूडो 4 लोग खेलते हैं तो 4 ही लोग खेलते हैं, क्योंकि ये जो रूल है ये अनचेंजेबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको कन्वेंशनल स्टेज कह रहे हैं, क्योंकि ये कन्वेंशनल तरीके से सोचता है। जो भी पुरानी सोच है या पुराने विचार हैं जिस पर सोसाइटी चल रही है, ये उसी को फॉलो करता हुआ चलता है। अब ये जो लास्ट लेवल है ये है पोस्ट कन्वेंशनल, ये हाईएस्ट लेवल होता है। जो इसकी फिफ्थ स्टेज है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी रूल्स आर सीन एज सोशल एग्रीमेंट्स दैट कैन बी चेंज्ड व्हेन नेसेसरी। इस लेवल पर पहुंचा हुआ इंसान इस बात को समझता है कि रूल्स जो हैं वो इंसान के बनाए हुए हैं और इंसान के लिए ही बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर जरूरत पड़ती है इंसान के लिए इसको बदलने की तो रूल को बदल दिया जाए, अगर जरूरत पड़ती है तो। ये फिफ्थ स्टेज का कहना है। अब यहाँ पर जो हिंस के सिचुएशन में इसका रिस्पॉन्स है वो है हिंस शुड स्टील द ड्रग बिकॉज प्रिजर्विंग ह्यूमन लाइफ इज अ मोर फंडामेंटल वैल्यू देन प्रॉपर्टी राइट्स। यानी कि इस एज ग्रुप का इंसान कह रहा है, इस स्टेज वाला इंसान, कि किसी के प्रॉपर्टी के राइट से ज्यादा जरूरी है ह्यूमन लाइफ। तो अगर ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए हिंस ने तोड़ भी दिया उसका शीशा, उसकी चोरी कर भी ली दुकान से एक दवाई, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये सामाजिक समझौते पर चलती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर चलती है। क्योंकि मान रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि जो रूल्स हैं वो इंसानों के लिए बनाए हुए हैं और इंसानों ने ही बनाए हुए हैं, तो इनको चेंज किया जा सकता है अगर हमारी जरूरत है तो। जबकि जो सिक्स स्टेज पर होती है वो होती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यानी मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल एंड जस्टिस। यहाँ पर इंसान के जो मोरालिटी है वो प्रिंसिपल्स और जस्टिस जो है वो एथिक्स पर बेस्ड होती है। Hence should consider non-violent civil disobedience or negotiation with the pharmacist. The decision reflects a conflict between property rights and the sanctity of human life. यहाँ पर आकर इंसान और हायर लेवल पर सोच लेता है। यहाँ पर इंसान क्या सोच रहा है कि अगर हिंस को चाहिए था तो वो किसी तरह से नॉन वायलेंट तरीके से इस दवाई को ले सकता था, समझा बुझा सकता था, नेगोशिएशंस कर लेता फार्मासिस्ट के साथ, लेकिन उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। पर यहाँ वाला इंसान ये समझ रहा है कि चोरी करना की वजह से उसको, अगर उसने चोरी करी है तो अपनी वाइफ को बचा भी पाया है, तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ड्रग स्टोर वाला है उसको नुकसान भी हुआ है क्योंकि उसके यहाँ चोरी हुई है। तो इस स्टेज का जो इंसान है ये दोनों इंसान के नजरियों को समझ पा रहा है। इसी को यूनिवर्सल प्रिंसिपल कह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सली सोच रहा है, किसी एक तरफ से नहीं सोच रहा है। ये जो लेवल है ये हाईएस्ट लेवल है, जहां पर पहले हम समझ रहे हैं कि रूल्स को चेंज किया जा सकता है अपने लिए अगर ह्यूमन लाइफ की बात आ जाती है तो। जबकि सिक्स लेवल पर आते आते दोनों तरफ पर इंसान सोच पाता है कि अगर हम उसकी जगह होते तो हमें तो बड़ा बुरा लगता कि इस तरह से हमारे साथ हुआ है, लेकिन उसका अगर अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे चोरी करना जरूरी था तो चोरी भी ठीक है, लेकिन ड्रग स्टोर वाले के साथ बुरा भी हुआ है। तो दोनों तरीकों से इंसान सोच पाता है, इतना मोरली डेवलप हो जाता है इंसान। अब देखिए आपको एक ही फ्रेम में ये मोरल डेवलपमेंट की सभी स्टेजेस नजर आ रही होंगी, जिसमें जो पहली जो लेवल है वो प्री कन्वेंशनल होता है, यानी आप कन्वेंशनल तरीके से पहली वाली स्टेज में होते हैं। यहाँ पर आपके लिए सही गलत उस पर डिपेंड करता है कि आप पनिशमेंट को अवॉइड करते हैं या फिर दूसरे स्टेज पर जब आपका अपना फायदा हो रहा होता है, सेल्फ इंटरेस्ट हो रहा होता है। जब बच्चे से कहा जाता है कि तुम मुझे टॉफी दे दो, बदले में मैं तुम्हें अपनी टॉफी दे दूंगा, यहाँ पर बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा है, उसके लिए कुछ सही और कुछ गलत नहीं है। यहाँ पर पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए बच्चा सही और गलत देख रहा है। जबकि लेवल 2 जो कन्वेंशनल स्टेज है उसमें गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड होता है, यानी जो भी चीज सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है वो चीज करना एकदम सही है। इसके अलावा जो सोसाइटी की नजर में गलत है वो बिल्कुल गलत है, चाहे वो किसी की लाइफ पर रिस्क क्यों ना डाल रहा हो। जबकि लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी में इस स्टेज में थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि सोसाइटी की किसी भी कीमत पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। इंसान के लिए वही सही और गलत होता है इस स्टेज पर जो अडोलेसेंस में आता है, जो सोसाइटी सही और गलत कह रही है, इसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। लेवल 3 पर आते आते हमारा दिमाग ग्रो करता है, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, जिसके बेसिस पर हमारी मोरालिटी भी काफी सही डेवलप हो जाती है और हम ज्यादा समझ के साथ रिस्पॉन्स कर पाते हैं। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, रूल्स को बदला जा सकता है इंसान के लिए, ह्यूमन लाइफ से ज्यादा प्रीशियस यहाँ पर कुछ नहीं होता है। उसके बाद जब हम सिक्स स्टेज पर मूव करते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, यानी यहाँ पर हम दोनों ही तरह के लोगों के नजरिए के बारे में सोचते हैं, दोनों तरीकों से सोच पाते हैं एक इंसान की तरफ से ना सोचते हुए। बेसिकली यहाँ पर हमारे अंदर एम्पैथी ज्यादा आ जाती है सिंपैथी की जगह।
अब तक हमने थ्योरी के बारे में समझा कि थ्योरी क्या थी, किस बारे में थी, किस तरह से इसको डेवलप किया गया। अब हम इसके क्रिटिसिज्म के बारे में देखते हैं। बहुत बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किसने किया। सीधा आपको आंसर पता है, कैरल गिलिगन ने किया था। कैरल गिलिगन जो थे वो इन्हीं के साथ रिसर्च में इन्वॉल्व थे, इन्हीं के फेलो रिसर्चर थे। साथ में रिसर्च करते करते इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो तरीका है कोलबर्ग का, उसमें काफी सारी कमियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म कैरल गिलिगन से ही देखने को मिला था कोलबर्ग को, जबकि ये उनके फेलो रिसर्चर थे फिर भी। तो पहला क्या था, उन्होंने कहा कि जो सैंपल है वो बायस्ड है, यानी कि ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को स्टडी करते वक्त जितने भी रिस्पॉन्सेज कोलबर्ग ने लिए थे, जितना भी सही गलत जानने की कोशिश की कोलबर्ग ने, वो बायस्ड क्यों थे, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर मेल्स को कंसिडर किया था। यहाँ पर ज्यादातर लड़के ही थे जो स्टडी में इन्वॉल्व थे, जो जवाब सवाल दे रहे थे। उनका जो जवाब था वो अपने नजरिए से सही था, लेकिन कैरल गिलिगन का क्या कहना था कि जो महिलाएं होती हैं उनकी भी अपनी मोरल थिंकिंग होती है। यहाँ पर कोलबर्ग कह रहे थे कि जो औरतें होती हैं उनकी मोरालिटी आदमियों से बाद में थोड़ी डेवलप होती है, लेकिन कैरल गिलिगन ने कहा ऐसा नहीं है। जो फीमेल्स होती हैं उनकी मोरालिटी सिर्फ अलग होती है। जो मेल होते हैं वो ज्यादा लॉ और ऑर्डर को दिमाग में रखते हुए सोचते हैं, जबकि जो फीमेल होती है वो केयर को, रिस्पेक्ट को, इन सब तरह की चीजों को ज्यादा ध्यान में रखती है। तो बेसिक डिफरेंस सोचने का सिर्फ इतना हो सकता है, लेकिन मोरालिटी दोनों जेंडर्स में सेम लेवल पर आती है। ऐसा नहीं है कि जो मेल है वो ज्यादा अच्छा मोरली सोच सकते हैं किसी भी फीमेल के कंपैरिजन में। तो पहला तो क्रिटिसिज्म यही मिला कि जो उनका सैंपल था वो बायस्ड था, उन्होंने ज्यादातर मेल्स को कंसिडर किया था, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यूज को लिया था, जबकि फीमेल्स को यहाँ पर निग्लेक्ट किया गया था कोलबर्ग के द्वारा। सेकंड है कि जो उनका रिसर्च डिजाइन था वो पुअर था। कैरल गिलिगन का कहना था कि जो रिसर्च किया उन्होंने वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नहीं थी। लॉन्गिट्यूडनल से मतलब है, कैरल गिलिगन का कहने का मतलब था कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सेज लिए गए वो एक ही एज ग्रुप के, यानी अगर आप 7 साल के बच्चे का रिस्पॉन्स ले रहे हो तो आपको बहुत सारे 7 साल के बच्चों का रिस्पॉन्सेज लेना चाहिए था, और फिर हमें पता चलता कि किस किस तरह के अलग अलग रिस्पॉन्सेज आते हैं। जबकि यहाँ पर कोलबर्ग ने क्या किया, अलग अलग एज ग्रुप को पकड़ा कि 8 साल तक का बच्चा इस तरह सोचता, अडल्ट इस तरह सोचता, अडोलसेंस में इस तरह सोचते। इस तरह उनका जो रिसर्च डिजाइन है वो पुअर हो गया। उन्हें एक ही इंसान को पकड़ के कम से कम 20 से 30 साल 50 साल तक सभी के रिस्पॉन्सेज को नोट करना चाहिए था, ताकि हम एक फेयर जजमेंट पर पहुंच सके कि मोरालिटी इस तरह डेवलप होती है। जब आप एक ही एज ग्रुप के कम से कम 50 से 100 सैंपल्स को ले लेंगे, 50 से 100 रिस्पॉन्सेज को रजिस्टर कर लेंगे, तब आपको कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिले और तब आप रिस्पॉन्स लिखे तो ज्यादा सही होगा, ऐसा कैरल गिलिगन का कहना था। यानी उन्होंने कहा कि जो एज ग्रुप है वो अलग अलग ना लेकर आपको पहले एक ही एज ग्रुप की मोरालिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, कि उसमें कितनी वेराइटी देखने को मिलती है सेम एज ग्रुप पर अलग अलग बच्चों के द्वारा। थर्ड था कि जो डिलेमा थे वो आर्टिफिशियल थे। आर्टिफिशियल किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे थे उन्होंने वाइफ के रिस्पॉन्स में जवाब दिया, जबकि 8 साल के बच्चे की ना शादी हुई है, ना उसे शादी का मतलब पता है, ना उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। तो ऐसे में जो उसके रिस्पॉन्सेज है वो नकली है, वो कुछ सोचकर बता पा रहा है, जबकि वो एक्चुअली उसकी सिचुएशन में को ना जान सकता है ना समझ सकता है। एक अडल्ट तो एक मैरिड इंसान क्या करता है उस सिचुएशन में ये जवाब दे सकता है, लेकिन एक 7 साल के बच्चे से आप पूछोगे कि हिंस ने सही किया अपनी वाइफ के लिए दवाई चुराकर या नहीं, तो वो कैसे आप उसको जस्टिफाई करोगे कि उसने सही जवाब दिया होगा। इसीलिए कैरल गिलिगन का कहना था कि ये आर्टिफिशियल है, जो भी स्टडी की सिचुएशन थी, ये डिलेमा आर्टिफिशियल था। फोर्थ और लास्ट था कि जो डिलेमा था, डिलेमा कौन सा, हिंस का, कि उसने चोरी करके सही किया या गलत किया, ये हाइपोथेटिकल था। कैरल गिलिगन ने कहा कि ये सिचुएशन में एक होता है कि आपने किसी को बताया कि इस सिचुएशन का इंसान ने सही किया या गलत। कैरल गिलिगन ने कहा कि हो सकता है कि जो रिस्पॉन्सेज लोगों ने दिए वो जब खुद इस सिचुएशन में होते तो उनके जो रिएक्शन है वो कुछ और ही होते। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, उन्हें बस लगा कि ये चीज सही या गलत हो सकती है, इस बेसिस पर उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, जबकि एक्चुअली वो इस सिचुएशन में पढ़ते तो उनके रिस्पॉन्सेज अलग हो सकते थे। तो ये मेजर 4 पॉइंट्स थे, जहां पर आपको इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा इस पर देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन में ज्यादातर ऑप्शन आपको इसी पर देखने के लिए मिलेगा, और यही ज्यादातर सही होता है कि जो सैंपल था वो बायस्ड था, मेल्स को कंसिडर किया गया था, फीमेल्स को निग्लेक्ट किया गया था। मेजर पॉइंट कैरल गिलिगन का यही था क्रिटिसाइज करने का। बाकी ये तीन ऐसा नहीं कहूंगी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस में इसी ऑप्शन को देखा है, इसीलिए आप इसको और अच्छे से समझने
मैंने इस वीडियो को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।